नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय जिस मुद्दे को हम डिस्कस करने जा रहे हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। कई सारी युवाओं की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, कई सारे युवाओं का भविष्य ताक में जुड़ा है। बताना चाहेंगे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का स्कैम। पिछले कई सालों से बच्चे इस उम्मीद में है कि आज नहीं तो कल इंसाफ मिलेगा। जिसने पहले आवाज़ उठाई पूरे तथ्यों के साथ वो हैं हमारे साथ इस समय एडवोकेट अभिनव शर्मा जी। सबसे पहले इन्होंने पूरे तथ्यों के साथ आवाज़ की उठाई, इस केस को आगे ले जाने का प्रयास भी किया, एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुंचाया। पर सोर्सों के आधार पर, यानी कि जिस तरह से एक कमेटी का गठन किया गया था, एलजी मनोज सिन्हा तक ये पूरी खबर पहुंची थी, पूरी डिटेल दी थी, जिसमें अभिनव शर्मा जी भी इनका एक अहम रोल रहा था। तो उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था, कहा था 1 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी और रिपोर्ट में क्या होगा वो भी आप तक होगा। पर कहीं ना कहीं काफ़ी, ये ज़रूर कहेंगे, काफ़ी सारे ग्लिचेस होंगे या कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होंगी जिसे हल करने में काफ़ी समय लग गया। लगभग 1 साल हो गया, अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई। और उसके बाद बच्चे लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, पर शांतिपूर्वक किया, कोई उन्होंने हल्ला गुल्ला नहीं किया। पर इसके बावजूद भी उम्मीद थी, कोई ना कोई उम्मीद की किरण नजर आएगी। पर सोर्सों के आधार पर, सोर्सेज के मुताबिक, यानी कि सूत्रों के आधार पर हम तक खबर पहुंच रही है कि जल्द ही वो रिपोर्ट सामने आने वाली है। उस रिपोर्ट में आखिर क्या है, फिर से एक बार अभिनव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, इन्हीं से जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपने बड़ी मेहनत की है इस केस में, और जो एलजी मनोज सिन्हा तक पूरी रिपोर्ट पहुंची और डिटेल पहुंची, उन्होंने फिर कमेटी का गठन किया और कहा हम 1 महीने के अंदर, पर 1 साल लग गया पूरा। आखिर क्या है ऐसा इस पूरी रिपोर्ट में? कितनी सारी परेशानियाँ या क्या ऐसी साजिश है, स्कैम है जो खुलासा करने में बड़ी दिक्कत हो रही है? जी देखिए मैडम, सबसे पहले मैं आपके नोटिस में या आपके माध्यम से जी जो भी लोग हमारी डिस्कशन वार्तालाप को सुन रहे हैं जी, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। सिलेक्शंस 3-4 किस्म की होती हैं जी। पहले क्लास 4 एम्प्लॉइज़ की सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी बनती थी, जिसके चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर होते थे जी। उसके बाद नॉन गेस्टेड की सिलेक्शन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड करता था जी। गेस्टेड ऑफिसर्स की सिलेक्शन या कंबाइंड कॉम्पिटिटिव, जैसे को आप नॉर्मली केएस बोलते हैं, केएस तो वो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव के बाद 4 साल के बाद जब टाइम स्केल में उनकी इंडक्शन होती है तब वो केएस होते हैं, वो जब पब्लिक सर्विस कमीशन करती है जी। और एक सिलेक्शन और होती थी जी। सब इंस्पेक्टर्स की या कांस्टेबल्स की जी। जो पुलिस का अपना डिस्ट्रिक्ट या पुलिस का अपना रिक्रूटमेंट बोर्ड होता था। खुशकिस्मती से, मैं ये नहीं कहूँगा ये मेरा प्रयास था, मैंने ये चीज़ें कोर्ट लिटिगेशन के थ्रू, बिल्कुल, या लेफ्टिनेंट गवर्नर के नोटिस में खुद जाके लाई जी, कि अगर बाकी सभी डिपार्टमेंट्स की सिलेक्शन एसएसआरबी करता है जी, तो पुलिस में सब इंस्पेक्टर की सिलेक्शन पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड क्यों करता है? बिल्कुल। और क्लास 4 की सिलेक्शन सभी स्टेट्स में एसएसआरबी करते हैं, यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर करते हैं जी। दोनों सिलेक्शन जो हैं ये अब एसएसआरबी के पास चली गई जी। ये जो सिलेक्शन हुई है फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, सर्विसेज में जी, ये फायरमैन ड्राइवर्स और फायरमैन की 2 किस्म की वैकेंसीज थी, ये पोस्टें थी जी। ये होम डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट बोर्ड ने की है। बिल्कुल। मैंने बड़ी सिलेक्शंस चैलेंज की हैं कोर्ट में जी। और बड़ी सिलेक्शंस डिफेंड भी की हैं जी। कई बार डिफेंड करते हुए भी मुझे लगता था कि इस सिलेक्शन में ये मिस्टेक हुई है जी, तो मैं इसको कैसे डिफेंड करूंगा। जी। आप कई बार चैलेंज करते हैं, लेकिन इस सिलेक्शन को मैंने देखा कि जो फ्रॉड या जो इलीगैलिटीज इस सिलेक्शन में हुई हैं, शायद ही मैंने अपने 30 साल की वकालत में किसी और सिलेक्शन में देखी हूं। बिल्कुल। इसकी पूरी डिटेल में अगर मैं जाऊंगा तो बड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं आपको 4-5 मेन इसके इश्यूज फोकस कर देता हूं। सबसे पहले इस सिलेक्शन में जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया था जी, वो ड्यूरिंग सिलेक्शन प्रोसेस चेंज किया गया जी। वो क्या किया गया? पहले हायर क्वालिफिकेशन के एडिशनल मार्क्स थे, मैट्रिक से अबव, जी,
बाद में कहा गया नहीं, 12th और ग्रेजुएशन के कोई एडिशनल मार्क्स नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। पहली बात है, आप ड्यूरिंग सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। जैसे कहते हैं ना कि T20 मैच स्टार्ट होता है, जी जी, जो एक बार कंडीशंस फिक्स हो गई, चाहे बीच में बारिश आ गई, फिर आपको उसके मुताबिक ही चलना पड़ेगा। और अगर आपने क्राइटेरिया चेंज किया भी तो रीजन क्या दिए? कोई कारण नहीं। दूसरा, जो फायरमैन ड्राइवर की पोस्ट है जी, उस पे नोटिस निकाला 3 बार कि जिनके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की एंडोर्समेंट नहीं होगी उनको ड्राइविंग टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। उनको भी ले लिया, सेलेक्ट भी कर दिया, अपॉइंट भी कर दिया। ये तो खुशकिस्मती से कोर्ट ने कहा कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस पे वो एंडोर्समेंट नहीं थी, वो वेरीफाई करिए। वेरीफाई किए 17-18 लोग, उनको निकालना पड़ा इनको। ये बच्चे कोर्ट में नहीं जाते, वो आज नौकरी कर रहे होते। बिल्कुल सर। ये दूसरी धांधली। तीसरी, सेलेक्ट लिस्ट जो है सैटरडे को शाम को 7-8 बजे बिल्कुल इनकी वेबसाइट पे अपलोड होती है। बिल्कुल। 4 साल से ये सिलेक्शन चलती है, 10 साल ये सिलेक्शन प्रोसेस चलता है, तो हर एक छोटा से छोटा नोटिस न्यूज़पेपर में निकलता है। जी बिल्कुल। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज थी सिलेक्शन लिस्ट, वो न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं होती। क्यों? क्या कारण? सैटरडे रात को जो अपलोड होती है वेबसाइट पे, संडे को अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स। ये पहले बार ऐसा हुआ होगा? संडे को अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स। ऐसा होता है क्या, बताइए? मैंने तो नहीं देखा, मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसा कौन सा था कि संडे को सिलेक्शन, ये इस चीजों पर फोकस? संडे को अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स, वो भी ऑफिशियल सर। और उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑर्डर जब भी होते हैं उस पर लिखते हैं इनकी वेरिफिकेशन होगी, इनके करेक्टर की, इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, इनके कैटेगरी सर्टिफिकेट्स की। उस अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स में लिखा था कि जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट भी नहीं हैं वो भी ज्वाइन करें परसों जाके, मंडे को। इतनी इमरजेंसी थी। जी बिल्कुल। और ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इसके ऊपर मैं बताता हूँ। एक बाप के 5 बच्चे, एक बाप के 5 बच्चे, 5 के 5 सिलेक्ट, और नंबर भी ऑलमोस्ट सेम नंबर है। भी कहाँ के? बांडीपुरा, बडगाम। वो जो तस्वीरें भी आई थी उस बोर्ड में पेपर दे बडगाम जी। कितने जिले हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू यूटी में, J&K यूटी में? 20। 30% बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं बडगाम डिस्ट्रिक्ट से हैं। एक ही डिस्ट्रिक्ट से। मतलब इंटेलिजेंट बच्चे, सिर्फ काबिल बच्चे उसी डिस्ट्रिक्ट में थे। और एक बच्चा आपके पास एफिडेविट दे रहा है कि मैंने भी क्वेश्चन पेपर परचेज किया है और मुझे सजा दी जाए, सबूतों के साथ। वो क्यों आया जी? वो क्यों आया बाहर? शायद वो भी नहीं आता अगर वो सिलेक्ट हो गया होता। बिल्कुल सर, मैं बताता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि जिसने पेपर बेचा, बिल्कुल, उसने खरीदने वाले बच्चों को कहा कि आपने 100% क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट नहीं करने, आपके 100 में से 100 मार्क्स आ जाएंगे और एजेंसीज को, लोगों को शक हो जाएगा। बिल्कुल सर। अब कुछ बच्चों ने तो उसकी बात मान ली, उन्होंने 70 या 75 क्वेश्चन या 65 अटेम्प्ट किए। बिल्कुल। कुछ तेज थे जिन्होंने परचेज किया था, उन्होंने 100 के 100 कर दिए या 95 कर दिए जी। अब क्या हुआ? जिन्होंने ज्यादा अटेम्प्ट कर लिए वो सिलेक्ट हो गए जी जी। जिन्होंने कंड्यूट की बात मान ली वो सिलेक्ट नहीं हुए। अब लड़ाई किस में है जी? लड़ाई चोरों में है। बिल्कुल। जो सिलेक्ट हो गए वो भी क्वेश्चन पेपर परचेजर्स हैं, जो नहीं हुए, जो एफिडेविट दे रहा है उसने भी परचेज किया है। बिल्कुल सर। अब वो कहता है कि अगर मुझे पता होता मैं भी सारे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करता। बिल्कुल। अब बताइए इससे बड़ा सबूत और क्या मिलना है? बिल्कुल सर। एक बच्चा कहता है मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल ठीक, हाँ, लेकिन ये बच्चों को, इन बच्चों को मैंने LG साहब से भी मिलवाया था। बिल्कुल सर। मैं खुद तो 2-3 बार मिला। बिल्कुल सर। और मैंने इतने फैक्ट्स LG साहब के नोटिस में लाए, बच्चों ने भी लाए कि LG साहब मजबूर हो गए इसमें कमेटी कंस्टिट्यूट करने। बिल्कुल सर। क्योंकि नॉर्मली अपॉइंटमेंट के बाद कमेटी का गठन बड़ा मुश्किल होता है। सिलेक्शन की बात हो सकता है, अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में भी अपॉइंटमेंट्स नहीं होती, सिर्फ सिलेक्शन हुई थी। तो ये एक केस, यूनिक केस है जिसमें अपॉइंटमेंट होने के बावजूद भी कमेटी का गठन हुआ है। हाँ, लेकिन समय तो 1 महीने का मांगा था, लेकिन मैं खुद इसमें समझता हूँ, गोइंग बाय द क्रेडेंशियल ऑफ
मिस्टर आर के गोयल जो चेयरमैन है कमेटी के, बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, बड़े अपराइट ऑफिसर हैं, कभी उनके खिलाफ हमने कोई बात नहीं सुनी। वो ज़रूर तथ्यों को खंगाल रहे होंगे और मुझे सुनने में ये भी आया कि इसमें ट्रक्स ऑफ लोड जो है वो मटेरियल जो है वो एग्जामिन कर रहे हैं। तो जब इतना ज़्यादा मटेरियल हो, बिल्कुल समय तो लगता है। मदर ऑफ ऑल स्कैम्स, अगर कभी इतिहास के पन्नों में आपने नाम दिया इसको, अगर इतिहास के पन्नों में सुनहरी हरफों में अगर लिखा जाएगा ना कोई स्कैम हुआ जिसके मुकाबले में को, तो मदर ऑफ ऑल स्कैम यही होगा। कई बार कोई टर्मिनोलॉजी या नॉमेनक्लेचर मैं यूज करता हूं तो जर्नलिस्ट कहते हैं जी हमने आपसे सीखा, या बच्चे कहते हैं हमने आपसे सीखा। इस केस में रिवर्स हुआ, मैंने जर्नलिस्टों से मदर ऑफ ऑल स्कैम एक कंसेप्ट सीखा जो मैं मानता हूं कि दिस इज इनफैक्ट रियल मदर ऑफ ऑल स्कैम। इससे बड़ा स्कैम मैंने सर अब ये बच्चे क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, ये बच्चे नहीं कह रहे हमें नौकरी दो, बिल्कुल ये बच्चे नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं तथ्य बाहर सामने आए, बिल्कुल भ्रष्टाचारी लोग सामने आने चाहिए, और कोई भी हो। और देखिए एक चीज मैं आपके माध्यम से जम्मू JNK के यूथ को बता दूं जी। लोग बातें करते हैं कि पहले नौकरियां मिलती थी जी, पहले नौकरियां मिलती थी सिफारिशों पे, बिल्कुल इंटरव्यूज में गड़बड़ी भतीजे के तौर पर मिलती थी। अब नौकरी मिल रही है गरीब के बच्चे को, काबिल बच्चे को, ठीक। अब सिफारिश नहीं चल रही, नौकरी लेना मुश्किल है अब, लेकिन नौकरी मिल रही है जिसका उस पर हक है। अमीर माँ बाप के बच्चों को पैसे की वजह से नौकरी नहीं मिल रही, ठीक जी। मैं देख रहा हूँ गरीब माँ बाप के 2-2 3-3 बच्चे केस, कोई ऑटो ड्राइवर है, कोई बेचारा रेडी लगाता है। कभी सुना आपने? बिल्कुल कभी सुना नहीं सर। ये अब हो रहा है, आगे और भी होगा। और एक चीज और, जम्मू कश्मीर में एक बड़ा मिसकंसेप्शन था कि एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो सरकारी नौकरी ही होती है। रश्मि जी नहीं जी, बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट पब्लिक सेक्टर में होती है, एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट सेक्टर में होती है, एम्प्लॉयमेंट कारपोरेट सेक्टर में होती है, जो जम्मू कश्मीर में था ही नहीं। बिल्कुल अब आएगा जी। देखिए आप दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, आपकी बच्ची भी बड़ा उसने नाम रोशन किया है। आप भी कभी ऑफिसर्स को मिलने जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, अभी गए थे, मैंने आपका वीडियो देखा। दिल्ली में जाओ, ग्रेजुएट्स, टेक्निकल ग्रेजुएट्स, M.Tech B.Tech बच्चे बैग लेके मेट्रो में जाते हैं, बिल्कुल सर, लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, बिल्कुल सर, ठीक। पूना चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ, मुंबई चले जाओ। हमारे जम्मू कश्मीर में सिर्फ माँ बाप क्या कहते हैं जी, मेरे बच्चे को अडाक, डेली वेजर, टेम्परेरी, कैजुअल, नीड बेस्ड, होम गार्ड, SPO ये लगा दो। तनख्वाह कितनी? 6700 या 9000। मिलती कब है? साल में 2 बार, दिवाली और ईद पे। तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट बदलने की जरूरत है। और मैं LG साहब को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इतने एफर्ट करके बड़े बड़े सेक्टर्स वालों को यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर किया, ताकि जम्मू कश्मीर। सर महत्वपूर्ण बात है कि अब जो सूत्रों के आधार पर खबर आ रही है कि विद इन डेज ही वो रिपोर्ट सबमिट, यानी रिपोर्ट सामने आने वाली है। कितना टाइम पीरियड हुआ, कितने टाइम के अंदर वक्त समय लगेगा कि कोई है एक पर्टिकुलर टाइम के हाँ इतने दिन के अंदर आने वाली है रिपोर्ट? जो मेरी इंफॉर्मेशन है मैं डिस्क्लोज तो नहीं कर सकता, बिल्कुल अनऑफिशियल है। मुझे लगता है विद इन 15 to 20 डेज ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, मुझे लग रहा है, और आ भी जाएगी। सर एक और चीज़, इंसाफ मिलना है तो सबको इंसाफ मिलना चाहिए, ये मैं आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगी। चाहे वो कैट्स में जिन बच्चों ने जाकर अपना केस को रखा है, या फिर जो लोग सड़कों पर बच्चे उतर रहे हैं, आपको लगता है कि बराबरी का इंसाफ होगा इस केस में? देखिए, इंसाफ मीन्स कंप्लीट जस्टिस। कंप्लीट जस्टिस वो होगा अगर कमेटी ये देखेगी कि इसमें फ्रॉड हुआ है, इसमें एम्बेजलमेंट हुई है, इसमें पेपर लीक हुआ है, तो फिर ये सारी सिलेक्शन जो है ये क्वाश होनी चाहिए, बिल्कुल ये अपसेट होनी चाहिए, बिल्कुल ये रिवर्स होनी चाहिए। लेकिन अगर ये कहा जाए कि नहीं गड़बड़ी है, लेकिन हम जो लग चुके हैं उनको नहीं निकालेंगे, और जो सड़कों पे हैं, जो कैड में गए हैं उनको लगा देंगे, ये जस्टिस नहीं होगा। मैं इसको जस्टिस नहीं मानता हूँ। हो सकता है अगर फ्रॉड है तो ये कैंसिल होना चाहिए जी। री एग्जाम होंगे, बिल्कुल री एग्जाम होंगे तो हो सकता है गरीबों के बच्चे सिलेक्ट होके आ जाएं, बिल्कुल।
ये नहीं जिन्होंने पेपर परचेज किया है, जहाँ जो सड़कों पे नारे लगा रहे हैं, उनका राइट नहीं है। राइट उनका है जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है। इनजस्टिस अगर हुआ है तो उसको अंडू करना चाहिए, जस्टिस सबके साथ हो। अगर फ्रॉड हुआ है तो कैंसिल होना चाहिए और री एग्जामिनेशन होना चाहिए। जी जी। तो क्या लगता है सर, जब अगर इस तरह की जो चीज़ें सामने निकल कर आई हैं, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इस जो लेकर रिक्रूटमेंट को है, पर कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण अब नज़र आ रही है। देखिए, एक बात मैं आपसे शेयर करूं, जब ये बच्चे मेरे पास आए तो मैंने ये इशू हाईलाइट करने से पहले 20 बार सोचा। सिलेक्शन हो चुकी है, अपॉइंटमेंट हो चुकी है, काम कर रहे हैं बच्चे, कैट में भी डिसीजन आ गया है, तो क्या ये मैं इसमें सक्सीड करूंगा कि एलजी साहब को ये मैं कन्विंस कर पाऊँ या परसुएड कर पाऊँ कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए? ये मुश्किल काम था, लेकिन साल 1.5 साल की मेहनत के बाद ये एक स्टेज पे पहुंचा और इसमें पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस, टू अचीव जस्टिस फॉर दोज हु मेट विद इनजस्टिस, वो था जब इस पे इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने का ऑर्डर हुआ। बहुत बड़ा स्टेप था ये 50% उनकी जीत थी। अब वो मांग क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं जी सच्चाई प्रिवेल करनी चाहिए। बिल्कुल, चाहे कोई भी, तो अगर फ्रॉड नहीं हुआ है तो तब भी सच्चाई प्रिवेल करेगी, फ्रॉड हुआ है तब भी सच्चाई प्रिवेल करेगी। दो चीज़ें हम भी आपसे पूछना चाहेंगे। जब आपने भी शुरू में हमने आपका इंटरव्यू किया था, जब यहाँ बच्चे सबूतों के साथ आए थे और जिन्होंने पेपर परचेज किए थे वो भी कह रहे थे हमें सजा दीजिए भाई, हम भी इस घोटाले में शामिल थे, तो उस दौरान काफ़ी सारे थ्रेट जो थी हमें भी आई थी और उन बच्चों को भी आई थी। तो कौन थे वो लोग जो या लगता था कि जो लोग अपॉइंट हो चुके हैं बैकडोर से ही हम कहेंगे और धांधली के जरिए ही हुए हैं, भ्रष्टाचार के माध्यम से हुए हैं, या तो वो लोग थे जो थ्रेट दे रहे थे? यानी डर था, एक माहौल, डर का माहौल क्रिएट करने का प्रयास किया ताकि ये जो मुद्दा है यही दब कर रह जाए। आपसे मैं अब 1.5 साल के बाद ये शेयर करने लगा हूँ। जिन बच्चों को थ्रेट आई उन्होंने वो स्क्रीनशॉट मुझे भेजे थे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल, मैंने डिस्क्लोज नहीं किए जी। और मैंने बच्चों को ये भी नहीं सुनाया कि कोशिश तो मेरे ऊपर भी की गई थी लेकिन कामयाब नहीं हुए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। 3-4 बार मुझे अननोन नंबर से कॉल आती है। बिल्कुल ठीक जी। उन्होंने बड़े तरीके से बड़ी ब्रीफ बात मेरे से की, 30 सेकेंड या 35 सेकेंड, सो दैट आई एम अनएबल टू रिकॉर्ड इट, आई डोंट रिकॉर्ड इट जी। ये मैं कभी भी अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग पे नहीं रखता, बिल्कुल कभी नहीं रखता हूँ। दिस इज़ वेरी अनएथिकल। लेकिन कोशिश इनडायरेक्टली मुझे भी की गई थी कि ये पीछे हट जाएं, लेकिन ये इशू ऐसा था जिसमें पीछे हटने वाला कोई स्कोप नहीं था। तो इसलिए पता नहीं किस किस को थ्रेट्स आ गई, जिनको आई होंगी उनको पता होगा, लेकिन ये इशू ही ऐसा है, जिन लोगों ने इसमें गफला किया है वो कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि अगर ये सारा मसला पब्लिक डोमेन में आता है तो गाज तो उनके ऊपर भी गिरनी है। बिल्कुल। तो क्योंकि हमें भी कई बार ऐसी धमकियाँ आई थी, फ़ोन कॉल्स आए थे, यानी उन लोगों को कहीं ना कहीं पता चल गया था हमारे पैरों तले ज़मीन निकलने वाली, क्योंकि जब कमेटी का गठन हुआ तो वो कहीं ना कहीं, अभिनव जी आपकी मेहनत है, तो क्या लगता है आप क्या कहेंगे एस्पिरेंट्स को जो इस समय आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? मैं तो उनको यही कहूँगा, देखिए उन्होंने शुरुआत की थी जी कि ट्रुथ शैल प्रिवेल, सत्यमेव जयते। बिल्कुल। तो खुशकिस्मती से उनके लिए एलजी साहब ने मेंबर्स वो रखे इंक्वायरी कमेटी में जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है। चाहे वो लॉ सेक्रेटरी हैं, चाहे वो सेक्रेटरी होम है मिस्टर आर के गोयल, इनकी इंटेग्रिटी अबव बोर्ड है, ये किसी के दबाव में आने वाले नहीं। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है जस्टिस उनके साथ, यानी बराबरी का इंसाफ होगा। मुझे लगता है इंसाफ होगा जी। धन्यवाद अभिनव सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। माजरत चाहते हैं सबसे पहले अपनी जनता से, कैप्शन में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, वो अभी ठीक करके डालेंगे, कई बार हो भी जाता है। ये थे हमारे साथ एडवोकेट अभिनव शर्मा जी, मदर ऑफ ऑल स्कैम, बार बार हम कहते हैं, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, जिनकी संडे को ऑफिशियल यानी कि ज्वाइनिंग होती है। आज तक कभी सुना आपने? जितने भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होंगे या हम जनता भी इस बारे में भली भांति जानती, कभी हुई है?
हाउस बोर्ड में बैठकर एग्जाम्स दिए जाते हैं। 8वीं 10वीं पास इस समय इन है। जो हाईली क्वालिफाइड वो बच्चे बाहर हैं। यानी साफ तौर पर दिखाया गया था कि इस स्कैम में अगर कभी सुनहरी हरफों में लिखा जाएगा ना कि जम्मू कश्मीर का जो सबसे बड़ा स्कैम होगा तो पहला नाम आएगा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज स्कैम। उसी के चलते आवाज़ उठाई थी अभिनव शर्मा जी ने, इन बच्चों का पूरा साथ दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इनके पास तथ्य इनके हाथ लगे थे, क्योंकि कानूनी दाव पेच तो भली भांति समझते हैं, कानून अगर फैसले जो कोर्ट में होते हैं वो भी सबूतों के आधार पर होते हैं, तो उन्हीं आधारों को लेकर आगे चले थे। इन्होंने एलजी मनोज सिन्हा तक पूरी जो तथ्यों को रखा था। उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा जी ने इन्होंने मिलवाया था एस्पिरेंट से और साथ ही साथ कमेटी का गठन किया था, 3 मेंबर की कमेटी का, जिसी की नेतृत्व कर रहे थे आर के गोयल सर। तो उसी के चलते अब सूत्रों के आधार पर हम तक खबर आ रही है कि विदिन 15, जिस तरह से अभिनव जी ने भी कहा, 15 या 20 दिन के अंदर फैसला होने वाला है उन युवाओं का जिन्होंने उम्मीद बांधी है, जो सड़कों पर हैं, जो सिर्फ ये चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, यानी वो भ्रष्टाचारी बेनकाब हो, जो इस समय कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी के माध्यम से नौकरियां तो कर रहे हैं, पर शायद उन्हें ये नहीं पता कि आने वाले समय में उनके पैरों तले ज़मीन निकलने वाली है। क्योंकि धमकियाँ इन्हें भी आई, इन्हें भी मैसेज किए, बच्चों को भी और हमें भी आई थी। पर कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे, ये आज जो इस समय तक अगर कहा जा रहा है कि 15 या 20 दिन के अंदर, ये कहीं ना कहीं मेहनत अभिनव शर्मा जी की, जिन्होंने उन बच्चों का साथ नहीं छोड़ा। चलिए देखते हैं आने वाले समय में 15 या 20 दिन, जहां पर इतना इंतजार करा और भी करते हैं, मेहनत है, अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता, क्या उस कमेटी की रिपोर्ट में आता, कौन कौन से चेहरे बेनकाब होंगे जो कहीं ना कहीं इस बेखबरी की नींद में सो रहे हैं कि आज नहीं कल हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। पर अब ये मोदी सरकार है जनाब, और बड़े बड़े जो लोग इस समय एलजी मनोज सिन्हा जी हैं, काफ़ी सारे घोटालाकारियों पर, भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसा और आगे भी कसेंगे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।